हेलो बच्चों। जैसा कि मैंने बताया था आपको, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कंटिन्यू किया था वेरियस टाइप्स ऑफ शिफ्ट्स को, बेथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट एंड हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। उसको मैं आगे और एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन उससे पहले कुछ बातें मुझे बताना जरूरी है। तो पहले वो दो तीन बातें मैं बता लूं, उसके बाद मैं आपको जो शिफ्ट्स हैं उसको एक्सप्लेन करूंगी, और इसमें हम जो आगे करेंगे वो होगा वुडवर्ड फिशर रूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है और हमारे लिए बहुत मार्क्स स्कोर करने के लिए भी अच्छा है, क्योंकि उसमें क्लियर एक तरह से मैथ्स की तरह है। सिंपल आपको वैल्यू निकालनी है, तो वो आपको सॉल्व करना है। सिंपल, आपको अगर वो मेथड पता है, वो लॉजिक उसका पता है, तो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड्स। टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड्स जो टॉपिक है, इसमें हम लोगों को ये देखना है कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, यूवी स्पेक्ट्रम में कितने प्रकार के बैंड्स मिलते हैं। तो कितने प्रकार के बैंड्स मिलते हैं? पहला होता है के बैंड। इसका मेनली नाम इंपॉर्टेंट है, आपको एक आइडिया होना चाहिए कि ये कौन से होते हैं, इनका ये कहाँ पर ऑब्जर्व होंगे, किस बैंड को हम के बैंड कहेंगे, किसे हम लोग आर बैंड कहेंगे, किसे हम लोग बी बैंड कहेंगे, एंड किसे हम लोग फोर टाइप के होते हैं, ये ई बैंड्स कहते हैं। ठीक है, ये जो के बैंड है, के इज फॉर कॉन्जुगेटेड। ठीक है, तो वैसे तो कॉन्जुगेटेड हम लोग समझते हैं सी से है, लेकिन यहाँ पर जो के है दैट रिप्रेजेंट्स अ कॉन्जुगेशन। तो ये कहाँ पर होगा? जहां कहीं भी कॉन्जुगेशन होगा, पाई टू पाई कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, जहां कहीं भी पाई टू पाई कॉन्जुगेशन होगा वहां पर ये बैंड मिलता है हमको। और क्योंकि कॉन्जुगेशन से है, इसलिए इसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी, यानी इसका एप्सिलॉन मैक्स भी जो है वो ज्यादा होगा। और ये किसके कारण होगा? पाई टू पाई स्टार के कारण। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के कारण होगा, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, यानी एप्सिलॉन मैक्स ज्यादा होगा। और ये कब होगा? जहां कॉन्जुगेशन होगा। सेकंड, आर बैंड। आर बैंड जो होता है वो हमारा होता है एन टू पाई स्टार के लिए, यानी ये कहां पर होगा? जहां कहीं भी लोन पेयर होगा, नॉन बॉन्डिंग एन। एन का मतलब नॉन बॉन्डिंग, एन जहां कहीं भी होगा यानी लोन पेयर होगा, वहां पर ये हमें मिलेगा। यानी कि यहाँ कहीं भी पाई बॉन्ड भी हो और साथ में कॉन्जुगेशन में लोन पेयर, उस जगह पर एन टू पाई स्टार के कारण ही मिलेगा। आपको पता है कि एन टू पाई स्टार जो होता है उसकी वेवलेंथ कम ज्यादा होती है, और पाई टू पाई स्टार की वेवलेंथ जो होती है कम। आप ध्यान करिए उसको, कि मैंने इस तरह से बताया था कि 5 एनर्जी लेवल्स थे: सिग्मा, पाई, एन, पाई स्टार एंड सिग्मा स्टार। तो पाई टू पाई स्टार ये कम है एनर्जी गैप, जबकि एन टू पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार, आई एम सॉरी, ज्यादा है एनर्जी गैप, यानी लेमडा इसका कम है, क्योंकि E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा होता है। एनर्जी ज्यादा है तो यहाँ लेमडा कम होगा, और कंपैरेटिवली यहाँ पर एनर्जी कम है, इसलिए लेमडा ज्यादा होता है। तो एन टू पाई स्टार में लेमडा ज्यादा होगा, यानी जो आर बैंड है वो हायर वेवलेंथ पे मिलेगा। लेकिन क्योंकि ये फॉरबिडन है, फॉरबिडन क्यों है? सिलेक्शन रूल जो है वो हमारा ये भी कहता है कि सेम काइंड ऑफ एनर्जी लेवल्स में ट्रांजिशन आसान है। यहाँ पर जो पाई से पाई स्टार है वो अलाउड ट्रांजिशन है, क्योंकि पाई और पाई स्टार दोनों सेम काइंड ऑफ एनर्जी लेवल्स हैं। जबकि एन जो है नॉन बॉन्डिंग है, वो अलग तरह का एनर्जी लेवल है, इसलिए एन टू पाई स्टार जो है वो फॉरबिडन है, इसलिए उसकी इंटेंसिटी कम होती है, पाई टू पाई स्टार की इंटेंसिटी ज्यादा। यानी कि यहाँ पर लेमडा ज्यादा होगा, जबकि एप्सिलॉन जो है यानी इंटेंसिटी जो है वो कम होगी। ठीक है, बी बैंड कब होगा? बी बैंड तब होगा जब कभी भी बेंजीन के साथ या फिर किसी भी एरोमेटिक रिंग के साथ कोई भी कॉन्जुगेशन में कोई क्रोमोफोर लगा हो। जैसे बेंजीन रिंग है और इसके साथ मैं क्रोमोफोरिक ग्रुप लगा दूं, ये क्रोमोफोर लगा दूं, तो इस समय जो बैंड में हमें मिलेगा वो क्या होगा? बी बैंड होगा। यहाँ पर भी ये होता तो पाई टू पाई स्टार के कारण ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो और क्योंकि कॉन्जुगेशन है इसलिए यहाँ पर लेमडा ज्यादा हो जाएगा। कॉन्जुगेशन लंबा हो गया है, यहाँ से यहाँ तक पूरा कॉन्जुगेशन है, लेमडा ज्यादा होगा, लेकिन एप्सिलॉन वैल्यू इसकी कम हो जाती है। और ई बैंड का होता है जब कभी भी बेंजीन है या बेंजीन जैसा कोई भी एरोमेटिक सिस्टम है, जैसे नेप्थलीन, जैसे एंथ्रासीन, या कोई भी ऐसे कंपाउंड हो जिसमें कि जो बेंजीन रिंग है वो प्रेजेंट है। ठीक है, ऊपर जो था बी बैंड, वहां पर क्या था? बेंजीन रिंग में कोई कॉन्जुगेटेड और क्रोमोफोर लगा हुआ था, जैसे कि स्टाइरीन हो गया, जैसे कि टोलुइन हो गया, इस तरह कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, उस वहां पर हम लोग बी बैंड कहते हैं। और ई बैंड कहाँ है? जहाँ प्योरली एक एरोमेटिक सिस्टम है। ठीक है, तो इस तरह की, बल्कि ये वाला तो थोड़ा सा मेरा सही नहीं है, इसको यहाँ पे बनाते हैं हम, एंथ्रासीन बना लेते हैं, बल्कि इस तरह से कोई एक ऐसा कंपाउंड है, या फेनांथ्रीन है,
इस तरह से है। तो ये जो कंपाउंड्स है, इन कंपाउंड्स में क्या देखने को मिलता है, ई बैंड मिलता है हमको, ठीक है। तो ई बैंड एक प्रकार से क्या है, एक एरोमेटिक सिस्टम की पहचान है। एरोमेटिक सिस्टम में जो बैंड्स मिलेंगे हमको, एक तो पाई टू पाई स्टार तो मिलेगा, यानी कॉन्जुगेटेड वाला तो है ही, क्योंकि बेंजीन में अपना भी तो कॉन्जुगेशन है। लेकिन इसके अलावा ई बैंड भी मिलते हैं हमको, जो कि जो यहाँ पर था एप्सिलॉन वो ज्यादा था, यहाँ पर एप्सिलॉन जो है वो कम होता है। ओके, तो ठीक है बच्चों, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट में हम क्या देखते हैं, किस तरह से सॉल्वेंट को चेंज करने पर जो हमारा यूवी पीक है, जो हमें पीक मिले हैं, उस पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो सॉल्वेंट आपके बेसिकली दो तरह के होते हैं। पोलर एंड नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब है जिसमें कोई पोलैरिटी नहीं हो, जिसमें डाइपोल मोमेंट ना हो, जैसे बेंजीन, ये एक प्रकार का सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इसमें कोई पोलैरिटी नहीं होती है, डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। पोलर में जैसे कि आपने ले लिया डाइइथाइल ईथर, C2H5 होल ट्वाइस O, इस तरह के जो सॉल्वेंट है जिसमें कि एक तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ है, तो वहां पर डाइपोल मोमेंट होता है, उसको हम कहते हैं पोलर सॉल्वेंट। अब ये जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं, इनका क्या प्रभाव होता है कि पोलर सॉल्वेंट कुछ एक एनर्जी लेवल्स को स्टेबलाइज कर देते हैं, कुछ एक एनर्जी लेवल्स को स्टेबलाइज कर देते हैं। उनके अंदर अगर पोलैरिटी, जो ग्रुप्स जिनके अंदर पोलैरिटी ऑलरेडी होगी, वो ग्रुप्स ज्यादा स्टेबलाइज होते हैं। हमने पांच तरह के एनर्जी लेवल पढ़े थे, सिग्मा, पाई, एन, पाई स्टार एंड सिग्मा स्टार। इसमें जो मोस्ट पोलर होता है वो होता है एन। ये क्या होता है, मोस्ट पोलर। क्यों होता है, क्योंकि आपने पढ़ा था कि जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं कौन से होते हैं, जैसे ऑक्सीजन था, तो ये हमेशा कहाँ पर होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और उसके ऊपर भी लोन पेयर है। लोन पेयर का मतलब सॉरी, कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के ऊपर है, ऑक्सीजन के ऊपर है, तो दो के बीच में शेयर्ड ही नहीं है। जब एक के ऊपर ही है तो उसके ऊपर पार्शियली एक प्रकार से नेगेटिव चार्ज आ ही जाता है। तो इस वजह से ये जो है मोस्ट पोलर होता है। नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल जो होंगे वो सबसे ज्यादा पोलर होते हैं, इसलिए पोलर सॉल्वेंट सबसे ज्यादा इनको स्टेबलाइज करते हैं। तो पोलर सॉल्वेंट सबसे ज्यादा स्टेबलाइज किसको करते हैं, नॉन बॉन्डिंग को। उससे कम किसको करते हैं, पाई स्टार को, यानी इसको। और उससे कम करते हैं जाकर के फिर पाई को, सॉरी पाई को उसके बाद स्टेबलाइज करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो पोलर सॉल्वेंट है तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज किसको करेंगे, एन को, फिर पाई स्टार को, और फिर किसको, पाई को, ठीक है। तो अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, कि मान लीजिए हमारे पास ये पांच एनर्जी लेवल्स हैं। सबसे नीचे कौन सा है, सिग्मा है, फिर क्या है, पाई है, फिर क्या है, एन है, फिर क्या है, पाई स्टार है, फिर क्या है, सिग्मा स्टार है। सिग्मा, पाई, एन, पाई स्टार एंड सिग्मा स्टार, ये पांच एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। अब क्या फर्क पड़ा, मैंने कहा हमने क्या लिया, चेंज किया, पोलर सॉल्वेंट डाला इसमें। पोलर सॉल्वेंट डाला, ये सिग्मा अपनी जगह पर है, पाई अपनी जगह पर है, अभी मैं एन भी वही बना रही हूँ। पाई स्टार ये है और सिग्मा स्टार ये है। क्या है, एन है, पाई है, सिग्मा है, पाई स्टार है और सिग्मा स्टार है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही हमने पोलर सॉल्वेंट डाला, पोलर सॉल्वेंट डालते ही ये जो एनर्जी लेवल हमारा एन था, एन जो एनर्जी लेवल था वो कहाँ पहुंच जाता है, थोड़ा सा स्टेबलाइज होगा। स्टेबलाइज मतलब एनर्जी उसकी घट जाती है, एनर्जी घट जाएगी तो कहाँ पहुंच जाता है, थोड़े से नीचे। पहले जो कि वो वहां ऊपर था, अब वो थोड़े नीचे हो जाता है। पहले वो मैंने बनाया यहाँ पर था, अब वो घट करके नीचे पहुंच जाता है। तो पहले जो एनर्जी गैप हमारा एन टू पाई स्टार ये था, अब वो एनर्जी गैप क्या हो जा रहा है, एन टू पाई स्टार इतना, यानी एनर्जी गैप जो है वो बढ़ जा रहा है। पहले था वो फर्स्ट ये था, और बाद में ये हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो एन है वो नीचे चला गया, उसकी एनर्जी लेवल जो है वो, उसकी एनर्जी कम हो गई, एनर्जी कम होने से वो नीचे चला गया। एनर्जी कम क्यों हो गई, क्योंकि वो स्टेबलाइज हो गया, ठीक है। इससे क्या फर्क पड़ा कि जो एन टू पाई स्टार है उसके लिए एनर्जी जो है वो बढ़ गई, और एनर्जी बढ़ने से लेमडा क्या हो जाता है, घट जाता है। यानी अगर पोलर सॉल्वेंट लेने पर कोई पीक, कोई बैंड, कोई जो पीक हमें मिलती है यूवी में, वो हायर लेमडा टू लोअर लेमडा शिफ्ट हो जाए, उसका लेमडा घट जाए, तो हम एकदम कंफर्म कह सकते हैं कि ये जो पीक थी वो एन टू पाई स्टार थी, ठीक है। इसके अलावा अगर इसके बाद मैंने कहा सेकेंड स्टेबलाइज किसको करता है, पाई को। तो मैंने कहा पाई वाला सपोज करिए यहाँ पहुंच गया, पहले वो जहां था आप दिख रहा है रेड में, अब मैं जो जहां घट उसकी एनर्जी को स्टेबलाइज किया, यानी वो घट गई एनर्जी और यहाँ पहुंच गया। तो पाई टू पाई स्टार जो कि पहले आपका
ये था, वो अब कितना हो जाएगा, पाई टू पाई स्टार। पहले ये नहीं था, पहले ऊपर है, सॉरी। पहले आपका पाई टू पाई स्टार क्या था, ये था। अब पाई टू पाई स्टार क्या हो गया, मैं येलो से दिखा रही हूँ, ये हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाई टू पाई स्टार के लिए एनर्जी गैप जो है वो क्या हो गया, देखिए घट गया। एनर्जी घट गई तो लेमडा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और लेमडा बढ़ गया, इसका मतलब पाई टू पाई स्टार जो है वो पोलर सॉल्वेंट यूज करने पर वो इंक्रीज करेगा, यानी उसमें क्या आ जाती है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। अब ये एग्जांपल आप समझ में आएगा। इसको हम कहते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट, यानी लेमडा बढ़ गया। और ऊपर वाला यानी एन टू पाई स्टार में हम कहते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, क्योंकि यहाँ पर लेमडा जो होता है वो घट जाता है। तो लेमडा का बढ़ना या घटना इससे संबंधित था कि किसी वजह से अगर लेमडा बढ़ जाए, जैसे यहाँ पर हुआ कि सॉल्वेंट की पोलैरिटी चेंज करने से लेमडा जो है वो हमारा बढ़ गया, कहीं पर पाई टू पाई स्टार के लिए बढ़ गया और एन टू पाई स्टार के लिए घट गया। तो जहां बढ़ गया यानी पाई टू पाई स्टार के लिए बैथोक्रोमिक शिफ्ट होती है और एन टू पाई स्टार के लिए हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होती है। तो ये था हमारा ऑल अबाउट सॉल्वेंट पोलैरिटी चेंज करने पर क्या प्रभाव पड़ता है किसी भी यूवी पीक पर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वुडवर्ड फिशर रूल। वुडवर्ड फिशर रूल जो है, वो दो साइंटिस्ट थे, वुडवर्ड और फिशर। उन्होंने ये रूल दिया था किसी भी कंपाउंड के लिए लेमडा मैक्स कैलकुलेट करने का। नहीं, अभी तक हम जो कह रहे थे बढ़ जाएगा घट जाएगा, हम एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू कह रहे थे कि अगर जितनी भी है उससे बढ़ जाएगी या घट जाएगी या इतने से इतने के बीच में होगी। इन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होगी वो कैलकुलेट करने के लिए कुछ फॉर्मूला दिया। ठीक है, तो इन्होंने जो दिया था वो दिया था कई कई सिस्टम्स के लिए। जैसे पहला इन्होंने दिया था कॉन्जुगेटेड डाइईन के लिए, इसके लिए। दूसरा इन्होंने जो दिया था वो इसके लिए दिया था। ठीक है, इस तरह से इन्होंने कुछ सिस्टम्स के लिए दिया था। लेकिन आपके लिए जो है, आपको जो पढ़ना है दैट इज ओनली दिस वन। इसको क्या कहते हैं हम लोग, अगर मैं कहूँ 1 2 3 4, 4 कार्बन है जिसमें कि 1 और 3 पर डबल बॉन्ड है, जिसे हम नाम देते हैं 1 3 ब्यूटा डाइईन, डबल बॉन्ड है, डाइईन सिस्टम। तो ये वाले सिस्टम का ही आपके सिलेबस में है, आपको सिर्फ ये वाला ही पढ़ना है फिलहाल। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्या बताया कि फॉर 1 3 ब्यूटा डाइईन सिस्टम, ये सिस्टम आपको स्केलेटन ढूंढना है। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या कहा कि जहां कहीं भी ये वाला सिस्टम होगा, इतनी चीज आपको कहीं दिख रही है अगर ओपन चेन में, इसकी वैल्यू होगी 217 नैनोमीटर। आई स्पीक 217 नैनोमीटर। ठीक है, अगर यही चीज किसी चेन में होती है और उसमें 3 बॉन्ड हो, 3 हो, यानी सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, मतलब चेन में नहीं होती, ओपन चेन में ही 3 हो, तो वहां पे क्या हो जाएगी वैल्यू, 245 नैनोमीटर। ठीक है, और अगर ये जो डबल सिंगल डबल यानी एक सिस्टम है ब्यूटाडाइन का, ये अगर साइक्लिक हो, जैसे यहाँ पर क्या था, ओपन चेन था, अगर यही साइक्लिक हो, तो साइक्लिक होने पर दो बातें होती हैं। साइक्लिक इस तरह से हो सकता है कि रिंग है, रिंग में दोनों डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एक रिंग में है, या फिर ये दोनों जो है वो दो अलग रिंग्स में हों, जैसे ये बना रही हूं मैं, डबल बॉन्ड फिर ये सिंगल बॉन्ड और फिर ये डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी अलग अलग होगी। ये जो ये वाला सिस्टम, इसको हम नाम देते हैं होमो एनुलर, यानी कि दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग में हो। और ये वाला जो है इसको हम नाम देते हैं हेट्रो एनुलर, हेट्रो एनुलर। होमो एनुलर के लिए ये वैल्यू होती है 253 नैनोमीटर और हेट्रो एनुलर के लिए ये होती है 215 नैनोमीटर। घबराइएगा नहीं, ये आपको अभी सॉल्व करते करते याद हो जाएगा, क्वेश्चंस करेंगे हम और आपको करते करते ही इसके आंसर्स, इसकी वैल्यूज याद हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ उन्होंने इसमें एडिटिव बताए थे, एडिशंस बताए थे कि सब्स्टिट्यूएंट होगा तो क्या होगा या क्या कब क्या होगा, वो बता रही हूँ मैं आपको कि यहाँ पे क्या एडिशन बताए थे कि अगर मान लीजिए पहला रिंग रेजिड्यू, रिंग रेजिड्यू नाम से पहले फिलहाल समझ लीजिए, रिंग रेजिड्यू, रेजिड्यू का मतलब होता है बचा खुचा, बचा हुआ, रिंग का जो बचा हुआ हिस्सा होगा उसके लिए +5 ऐड होगा। अभी समझाऊंगी मैं पूरा डिटेल में इसको। दूसरा क्या है, अगर कहीं कोई एल्किल ग्रुप लगा होगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो उसके लिए भी हम लोग +5 ऐड करेंगे। अगर कहीं कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होगा, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो उसके लिए भी हम लोग +5 ऐड करेंगे, +5 डालें उसमें, मतलब 5 ऐड करेंगे, आई मीन
ठीक है। इसके अलावा अगर कहीं पर डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन होगा, इसका मतलब समझाती हूँ अभी मैं। एक बार आप पूरा वीडियो देखेंगे लास्ट तक तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या चीज है। तो वहां पर हम लोग 30 ऐड करेंगे। ठीक है। तो अगर मान लीजिए जो डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है वो होमो एनिलर हो, तो वहां +39 भी ऐड हो सकता है। ठीक है, होमो एनिलर होने पे। इसके अलावा दिक्कत कर रहा है ये। इसके अलावा कुछ एक ग्रुप्स हैं जैसे ओ आर, कोई ओ आर ग्रुप लगा है तो उसके लिए हम लोग +6 ऐड करते हैं। सीएल है या कोई और ग्रुप्स हैं, बी आर है, उनके लिए भी कुछ कुछ वैल्यूज बताई गई थी। ठीक है, तो वो वैल्यूज भी आप अगर याद कर सके तो आप याद कर लें। फिलहाल तो ये है कि आपको इतनी जो वैल्यूज मैंने बताई इतनी ही सफिशियंट है, उतने से आपका काम चल जाएगा। उसको फिलहाल मैं नहीं लेती, आपको अगर करना होगा तो हम क्वेश्चन और लेंगे तब मैं इसकी वैल्यू कराऊंगी। इतना हम लोग को फिलहाल याद होना चाहिए। क्या क्या मैं रिपीट करती हूँ। अगर ओपन चेन है 217, अगर वो 3 बॉन्ड है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इस तरह करके 3 डबल बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में तो 245 है। एलिसाइक्लिक, ठीक है। साइक्लिक में जो डबल बॉन्ड थे यानी 2 बॉन्ड थे, 2 पाई बॉन्ड थे, अगर वो एक ही रिंग के हिस्से होंगे उसे हम कहते हैं होमोएनिलर, उसके लिए वैल्यू है 253। और अगर वो अलग-अलग रिंग के हिस्से होंगे तो उसके लिए उसको हम कहेंगे हेटेरोएनिलर, उसकी वैल्यू होगी 215। उसके अलावा कुछ एक एडिटिव्स हैं जो मेन है वो मैं बता दे रही हूँ सर। रिंग रेसिड्यू है उसके लिए +5, एल्किल ग्रुप के लिए +5, एक्सोसाइक्लिक के लिए +5, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन के लिए +30 और डबल बॉन्ड होमोनिलर एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन +39। और कुछ एक एडिटिव्स हैं जो मैंने कहा जैसे ओ आर है उसके लिए +6। जरूरत इसकी भी वैसे हमें नहीं पड़ती ज्यादा, जिसकी जरूरत पड़ेगी वो मैं खुद बताऊंगी। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ मैं कि है क्या चीज। जैसे मान लीजिए रिंग है हमारी, कोई डबल बॉन्ड इस रिंग के किसी कॉर्नर को टच करे, कोई भी एक पाई बॉन्ड है जो कि इस रिंग के किसी कॉर्नर को टच करे, तो उसे हम नाम देते हैं एक्सोसाइक्लिक। एक्सोसाइक्लिक क्या चीज होती है कि जो डबल बॉन्ड है किसी कॉर्नर को टच करे, यहाँ टच करे, यहाँ टच करे, इस पे ऐसे हो, तो उसे हम क्या नाम देते हैं एक्सोसाइक्लिक। एक्सोसाइक्लिक कितना ऐड करेंगे हम लोग +5, मतलब 5 ऐड करेंगे। एक्सोसाइक्लिक के लिए हम कितना ऐड करते हैं 5। ठीक है, दूसरा क्या बताया मैंने कि अगर मान लीजिए कोई ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब इस डबल बॉन्ड के हमने कहा डबल सिंगल डबल चलना है हमको, ये हम चले डबल सिंगल डबल। अब इसके आगे फिर से अगर कोई सिंगल और डबल ऐसे करके एक्सटेंडिंग हो जाए, कॉन्जुगेशन एक्सटेंड कर जाए, अगर कॉन्जुगेशन एक्सटेंड करेगा तो उसे हम कहते हैं डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। और डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन के लिए हम लोग क्या डालते हैं +30, उसके लिए 30 जो है वो हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो 2-3 चीजें हैं वो आपको अभी और क्लियर होंगी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेती हूँ मैं, फर्स्ट क्वेश्चन सिंपली लेती हूँ। ये ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसके लिए हमें निकालना है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लेमडा मैक्स फॉर द गिवन कंपाउंड। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन अभी बुक से भी देख के बताऊंगी आपको, लेकिन फिलहाल ये समझते हैं इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में डबल सिंगल डबल आपको ढूंढना है सिस्टम। ठीक है, तो डबल सिंगल डबल कहाँ कहाँ दिख रहा है हमको, ये दिख रहा है, देखिए डबल सिंगल डबल, एक तो ये दिख रहा है हमको, एक ऊपर भी दिख रहा है डबल सिंगल डबल, इधर भी दिख रहा है। तो हम किसी एक को ले सकते हैं, लेकिन जिसमें वैल्यू ज्यादा आएगी वो वाला माना जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं पहले नीचे वाला ही लेके चलती हूँ, ये वाला डबल सिंगल डबल। अब इसमें आप देखेंगे इस डबल सिंगल डबल को आपको अलग करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिजर चलानी पड़ेगी, कैंची चलानी पड़ेगी। यहां से हमें काटना होगा, यहां से काटना होगा, तो ये बना हमारा डबल सिंगल डबल। अब इसके आगे फिर बढ़ रहा है तो हमें यहाँ पे कैंची लगानी पड़ेगी, इसको अलग करना होगा। फिर लेकिन कॉन्जुगेशन आगे बढ़ रहा है, सिंगल डबल, तो यहाँ पे कैंची लगानी पड़ेगी। तो ये जो कैंची हमने लगाई, अच्छा एक और यहाँ बीच में आ रहा है, यहाँ भी हमने कैंची लगाई, इसको हम नाम देते हैं रिंग रेसिड्यू। तो आप मुझे देख के बताएंगे कितनी जगह हमने कैंची लगाई, पहले इसकी बेस वैल्यू बताइए। तो यहाँ दोनों डबल बॉन्ड जो है वो एक ही रिंग के हैं, तो उसे हम नाम देते हैं होमोएनिलर। और इसकी वैल्यू क्या बताई थी मैंने 253। 253 इसकी क्या हो गई, बेस वैल्यू हो गई 253। अब ये जो 253 है इसमें हम लोग ऐड करेंगे एडिटिव्स। पहले हमने रिंग रेसिड्यू देखना है, रिंग रेसिड्यू कितनी जगह कैंची लगाई मैंने, 1 2 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स मैंने इसको अलग किया। उस मतलब मुझे ये सिस्टम ढूंढना है, सिंपली
डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, इस तरह की चीज़ ढूँढनी है। इसके अलावा जो कुछ भी है वो मुझे काट के अलग करना होगा और जो मैं काट के अलग करती हूँ उसे हम नाम देते हैं रिंग रेज़िड्यू। तो जितनी जगह लगाई वो देखिए कितने हैं, 5 जगह लगाई, हर एक के लिए 5 ऐड होंगे। तो 5 जगह लगाई तो 5, 5 5 ज़ा 25, यहाँ पे कितना ऐड हो जाएँगे 25 फॉर 5 रिंग रेज़िड्यूज़, ठीक है? उसके बाद आपको देखना है कि जो इसमें हमारा कंपाउंड है, उसमें कोई और एडिशन तो नहीं है, जैसे कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इतने तक का तो हमने पढ़ा था 253 अगर वो एक रिंग के हैं। लेकिन आगे भी आ रहा है ये और ये, इसे हम कहते हैं डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। यानी कॉन्जुगेशन जो है वो डबल, सिंगल, डबल से आगे है, फिर सिंगल, फिर डबल। तो उसे जितनी बार बढ़ेगा उसे हम कहते हैं उतना एक्सटेंड हुआ कॉन्जुगेशन। तो यहाँ एक बार एक्सटेंड हुआ यानी एक डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा है, तो उसके लिए हम लोग 30 और ऐड कर देते हैं। डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, ठीक है? तो इसके लिए हम लोग 30 और ऐड कर दिया। अब इसके अलावा हम ये देख लेते हैं कहीं किसी कॉर्नर को टच करता हो, कोई डबल बॉन्ड हो, जो कॉर्नर से बाहर की ओर जा रहा हो तो उसे हम कहते हैं एक्सोसाइक्लिक, वो नहीं है। इसके अलावा कोई इसमें कोई और इसमें ग्रुप नहीं लगा है, कोई और एल्किल ग्रुप या कुछ और नहीं लगा है। इतने को ऐड कर दीजिए, यही इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो कितना आ जाएगी हमारी 8 308 नैनोमीटर। तो इसकी जो लैम्डा मैक्स होगी वो 308 नैनोमीटर होगी, ठीक है? अब 1-2 क्वेश्चन और मैं देखती हूँ, उसको देख के आपको बताती हूँ। तब तक आप इसको रिवाइज करिए। देखिए एक क्वेश्चन है, ये जो कि वाई आर शर्मा की बुक में दिया हुआ है, वो क्वेश्चन ले रही हूँ मैं। ये हमारे पास एक रिंग है, इस रिंग में यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, फिर कार्बन है, इस कार्बन में CH3 है, इस कार्बन के आगे फिर CH है, डबल बॉन्ड है, CH है, CH3 है। इसकी आपको लैम्डा मैक्स वैल्यू बतानी है मुझे, ठीक है? तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने क्या बताया, आपको इसमें डबल, सिंगल, डबल ढूंढना है। तो हमें कहाँ दिख रहा है डबल, सिंगल, डबल, डबल, सिंगल, डबल, ये दिख गया हमें, ठीक है? अब इसमें हमें इसको क्या करना है, कट करके अलग कर लेना है। तो हमने कहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया। इन 4 जगहों पे हमने कट किया, तो इसको हम नाम दे रहे हैं 4 रिंग रेसिड्यू कहिए, या फिर हम कह सकते हैं 2 एल्किल कह दीजिए। 2 एल्किल लगे हैं, 2 जगह हमने कट लगाया, जैसे भी कहिए। लेकिन 4 जगह पे हमने इसको कट किया, अलग किया। तो पहले इसकी बेस वैल्यू, क्योंकि ओपन चेन है, कोई रिंग के अंदर का पार्ट नहीं है, तो उसकी बेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 217, ठीक है? अब इसमें हमने 4 जगह कट लगाया, 2 जगह रिंग रेसिड्यू के नाम पर है, 2 जगह एल्किल ग्रुप है। तो ओवरऑल मतलब 4 जगह पर है, तो 4 5 जा 5 हर एक के लिए आप करेंगे तो 4 के लिए कितना हो जाएगा 20 फॉर 4 रिंग रेसिड्यू, ठीक है? रिंग रेसिड्यू का मतलब सिंपली होता है रिंग का पार्ट। ये ओपन चेन है, मतलब यहाँ कोई रिंग नहीं है लेकिन कट लगाना पड़ा हमें। तो चाहे तो आप इसको 2 रिंग रेसिड्यू के लिए 10 और 2 एल्किल ग्रुप के लिए 10 ऐसे करके भी जोड़ सकते हैं, ठीक है? और इसके अलावा इसमें एक हमें ये एक्सोसाइक्लिक दिख रहा है कि यहाँ जो डबल बॉन्ड है, मैं इसको दिखाती हूँ वैसे हटा करके, क्योंकि इसकी वजह से ये दिखेगा नहीं सही से। ये मैं कलर ही चेंज कर देती हूँ। ये जो बॉन्ड है यहाँ पर, सॉरी इरेज हो गया मेरा। ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को मैं कह रही थी कि ये जो है ये क्या चीज है, ये एक्सोसाइक्लिक, क्योंकि इस जो डबल बॉन्ड है वो रिंग के कॉर्नर को टच कर रहा था। तो इसलिए हमारी बेस वैल्यू क्या बनी 217। फिर मैंने इसमें 20 ऐड किया और फिर मैं इसमें 5 और ऐड कर रही हूँ, किस लिए, एक्सोसाइक्लिक के लिए। ये एक्सोसाइक्लिक है, ये वाला आप रिंग रेजिड्यू एंड एल्किल मान लीजिए 4, और पहला वाला क्या था, इसकी बेस वैल्यू थी। तो कितना आ जाएगा हमारा 242। ये इसका आंसर है 242 नैनोमीटर या 242 मिली माइक्रोन, ठीक है? तो ये इसकी ये इसका आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है जी। अब आप थर्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग वाई आर शर्मा की बुक का ही, जो कि ये है। इस तरह से रिंग है, ये रिंग है, और इस रिंग में इस तरह से एक और रिंग लगी हुई है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक, इसका निकालना है आपको। अब यहाँ पर भी देखिए हमें ढूंढना क्या था, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यानी कॉन्जुगेशन वाला सिस्टम ढूंढना था, वो हमें दिख गया। लेकिन अब हमें ये समझना होगा कि इसके लिए बेस वैल्यू हम क्या लें, ये एक सेम रिंग के हिस्से में है या फिर 2 रिंग के। तो ये दोनों अलग अलग रिंग के हिस्से हैं, दोनों डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर बेस वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, बेस वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 215, 253 नहीं लेंगे, हाँ, क्योंकि दोनों सेम रिंग के पार्ट नहीं है। रिंग का पार्ट तो है, साइक्लिक है, लेकिन दोनों अलग अलग रिंग के हैं, इसलिए 215। अब हमें क्या करना है, इसको
जस्ट अ सेक, मैं इसको हटा दूं पहले, कंफ्यूजन ना हो इससे। अब हमें क्या करना है, इसको इस डबल बॉन्ड को अलग करना है कट लगा के। तो हमने यहाँ से कट लगाया, यहाँ से कट लगाया, यहाँ से कट लगाया, यहाँ से कट लगाया, 4 जगह हमने लगाया कट, और उसकी वजह से हमने 5 4 जा 20 इसमें ऐड कर दिया। तो जो आया वही हमारी बेस पे आंसर हो गया हमारा 532, यानी 235 इज द आंसर। इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 235। एक लास्ट एग्जांपल और मैं कराती हूँ आपको, थोड़ा सा कंपैरेटिवली टफ तो नहीं है तो बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा उसमें आप एक बार दिमाग लगा के देखिएगा कि देखने में कितना टफ लग रहा है, जैसे कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसके लिए निकालना है आपको। अब यहाँ पर भी फिर आप वही देखेंगे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये मैंने ले लिया डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब मैं इसका बॉन्ड का ये हटा रही हूँ क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अब इस डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड को आपको इसकी वैल्यू पहले सोचनी है कितनी होगी। ये दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग के हिस्से हैं, तो इस जगह पे बेस वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 253। अब इसे हम अलग करते हैं। अलग करने के लिए मैंने यहाँ से कट लगाया, रेड लेती हूँ, रेड पेन से ही। यहाँ से कट लगाया, यहाँ से कट लगाया, 2 से ये अलग हो गया। ऊपर में सिर्फ मुझे यहाँ लगाना पड़ रहा है। इसके अलावा बाकी जो कुछ भी कितना भी बनाओ उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड आगे नहीं जा रहा है। डबल बॉन्ड अगर आगे जा रहा होता कॉन्जुगेशन में, तो वहां पर हम लोग आगे तक भी कट लगाते। यहाँ जरूरत नहीं है, सिंपली 3 जगह पे हमने कट लगाया, 3 रिंग रेजिड्यू थे, यानी इसके लिए हम कितना ऐड करेंगे, प्लस 15, 5 3 15। इसके अलावा एक एक्सोसाइक्लिक हमें दिख रहा है, ये वाला जो बॉन्ड है देखिए, ये कॉर्नर से बाहर की ओर निकल रहा है, तो +5 हम लोग एक्सोसाइक्लिक के लिए भी करेंगे। ये एक्सोसाइक्लिक के लिए, ये रिंग रेजिड्यू के लिए, और टोटल हमारा आ जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 273। ये इसका आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट है। और इसकी जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू आई थी वो 274, यानी जब लैब में किया गया मशीन में डाल करके तो 274 आई थी, और जो कैलकुलेट हमने इस फॉर्मूले से किया वो 273 है। तो इस तरह से ये बहुत सिंपल है, आप इस तरह के क्वेश्चन बच्चों करिएगा। आपको कोई डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप के क्वेश्चन का मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी। कहीं कोई डाउट है आप प्लीज मुझे पूछिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।